सो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है सेकेंड बुक का फ्रीडम। अब फ्रीडम हम सबको पता है व्हाट इज फ्रीडम, दैट इज आजादी, जो हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिलती है और विद थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो इस चैप्टर हम यही पढ़ेंगे कि फ्रीडम होता क्या है, रिस्ट्रिक्शंस का क्या रोल है उसमें, एंड वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज उन्होंने फ्रीडम के लिए कैसे लड़ा, कैसे स्टैंड लिया। जिसमें से एक आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पे फोटो नेल्सन मंडेला जी की, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन्होंने स्टैंड लिया फ्रीडम के लिए, कि कैसे फ्रीडम को अपनी कंट्री में ये लेके आए। सो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है द आइडियल ऑफ फ्रीडम, जिसमें हम अपनी वेरी फेमस पर्सनालिटी सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी को पढ़ेंगे कि उन्होंने फ्रीडम पे एक बहुत ही अच्छी बुक जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो उन्होंने लिखी। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे क्या होता था साउथ अफ्रीका में, और उसके अगेंस्ट इन्होंने कैसे स्टैंड लिया। नेल्सन मंडेला जी ने अपनी स्ट्रगल के बारे में बात करी है इन द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे साउथ अफ्रीका में उस समय एपार्थाइड रिजिम, यानी कि रिजिम मींस रूल, एंड एपार्थाइड यानी कि जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, तो हम उसे कहते हैं एपार्थाइड रिजिम, या फिर हम कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उस समय साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जिसके अगेंस्ट हमारे नेल्सन मंडेला जी ने स्टैंड लिया। बट एज अ रिजल्ट, उन्होंने स्टैंड तो लिया बट एज अ रिजल्ट उन्हें बहुत सारी ह्यूमिलेशंस का सामना करना पड़ा। पुलिस बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार करती थी, एंड यहाँ तक कि उनको इवन नेल्सन मंडेला जी को जेल में भी डाल दिया गया। हमें इस पूरी स्टोरी में इस पेज पे ये बताया गया है कि आप इमेजिन करो कि अगर आपको ऐसा कहा जाए कि जस्ट बिकॉज यू आर ब्लैक इन योर कलर, इन योर टोन ऑफ द स्किन, तो आप अपनी मन पसंदीदा इंसान से शादी नहीं कर सकते, आप जहां चाहो वहां घूम नहीं सकते, जहां चाहो वहां विजिट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कलर। बहुत ही बुरा लगेगा ये सोचते हुए, और हमें ऑब्वियसली ह्यूमिलिएशन फील होगा और हमें फील होगा कि अनजस्ट है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, राइट। सिमिलरली उस समय उनको फील हो रहा था कि जो चीज व्हाइट पीपल कर सकते हैं, एक्सेस है उनको, वो हमें क्यों नहीं, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ अ कलर। सो बिकॉज ऑफ दैट नेल्सन मंडेला इसके अगेंस्ट खड़े हुए, चलो ह्यूमिलिएशंस भी उनको मिली, बट नॉट ओनली दिस, बट जेल में जाना इतनी छोटी उम्र में, जब हमें मन पसंदीदा गाना सुनना पसंद है, मन पसंदीदा कपड़े पहनने पसंद है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आप जेल में, आपको ना फेवरेट सॉन्ग, ना फेवरेट कपड़े, ना फेवरेट लोगों से मिलने का मन करे, मतलब दिया जाएगा आपको, ना कोई वीडियो गेम खेलने को मिलेगा, नथिंग। सो ये कुछ हुआ। इमेजिन व्हाट इट मेंट टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडल, टू वॉलंटरली गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड्स। कैसा लगेगा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, फेवरेट गेम नहीं खेल सकते। एंड हमारे नेल्सन मंडेला जी का फेवरेट गेम था बॉक्सिंग, जो वो बिल्कुल नहीं खेल सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो जेल में थे। अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स के लिए वो जेल के अंदर थे। यस, 27 ईयर्स, 27 ईयर्स के लिए वो जेल के अंदर थे बिल्कुल। और सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट थी वो, यानी कि ऐसी जेल जिसमें सिर्फ आपको और इंसान भी नहीं दिख रहे। बहुत ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत ही ज्यादा परेशानी आई, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन इनको सहने को मिला। ऐसी सेम एक और स्टोरी है जो हमारी है ओंग सन सू कई की, जिसे हम ओंग बोलेंगे। अब इन ओंग जी की स्टोरी भी सेम है। इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसमें उन्होंने बहुत फेमस चीज बोली थी कि फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। इट मीन्स कि जब तक आप डर डर के जियोगे तो आप कभी भी जो फ्रीडम है उसको आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली वो है कैसे। आपको अपने फियर को ओवरकम करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअली ये एक्सपीरियंस करना है कि फ्रीडम होती कैसे, रियल फ्रीडम कैसे होती है। सो ये कहती है फॉर मी, मेरे लिए रियल फ्रीडम, असली आजादी इज फ्रीडम, वो फ्रीडम है, वो आजादी है जिसमें फियर नहीं है बिल्कुल भी। जब तक आप बिना अब मतलब जब तक आप अपने डर से बाहर नहीं आओगे, डरते रहोगे, आप एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ कभी नहीं जी सकते, खुलकर नहीं जी सकते आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक आजादी भरी लाइफ कभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमेशा घुट घुट कर जियोगे। ये बहुत ही एक अच्छी लाइन है हमें भी एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो रिस्क लो, ठीक है। कहते हैं इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। सो यू हैव टू टेक रिस्क, एंड फियर मतलब डरो मत, तभी कुछ आप कर पाओगे, रिस्क ले पाओगे, चांसेस आगे ले पाओगे। एंड सिमिलरली नेल्सन मंडेला, चेनोंग जी, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे। लड़े जब तो वो बिल्कुल भी डरे नहीं कि हमें जेल हो सकती है, हमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने स्टैंड लिया, ये डरे नहीं। और एज अ रिजल्ट आज हम देखते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं होता, राइट।
सो ये दो स्टोरी बहुत ऐसी स्मॉल स्टोरीज थी। ये इनका एक मतलब क्या था, दो पर्सनालिटी का, कि हमें पता होना चाहिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे वर्ड आते हैं तो किन पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी हमारे दिमाग में हिट होती है। नेल्सन मंडेला जी हमेशा हिट होते हैं, और एक हमारी ये पर्सनालिटी है जो अब हमें इनके बारे में जाना, तो अब शायद ये भी हमारे दिमाग में हमेशा आएगी। और हमेशा हमें पता होगा कि हाँ, अगर हमारे एग्जाम में भी आए कि ये पर्टिकुलर लाइन किसने बोली है, या 1 मार्कर में पूछा जा सकता है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो आपको पता होगा। ठीक है। अब ये तो स्टोरी थी कि चलो हमने थोड़ा ओवरव्यू ले लिया कि किस पर्सनालिटी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखा या बुक लिखी। बट एग्जैक्टली फ्रीडम है क्या, व्हाट इज फ्रीडम। सो हमारा मेन चैप्टर अब यहाँ से शुरू होता है 2.2 से, व्हाट इज फ्रीडम। सो इसको मैं थ्रू पीपीटी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड बुक में बहुत लेंदी दिखाया हुआ है इस चैप्टर को, बट एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतना लेंदी है नहीं। बहुत ही मेन मेन 4-5 पॉइंट है जो आपको भी ऑलरेडी पता है, जस्ट मैं उन्हें एक समराइज वे में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। सो लेट्स गो टू वॉच आवर पीपीटी। चैप्टर 2 फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था। अब फ्रीडम है क्या, सबसे पहला पॉइंट, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस या फिर कंस्ट्रेंट्स। अब इस चैप्टर में आपको कंस्ट्रेंट्स वर्ड बहुत ज्यादा, बहुत ऑफन सुनने को मिलेगा, तो इसीलिए मैंने स्लैश डाल के पहले रिस्ट्रिक्शंस लिख दिया, ताकि आपको पता हो कि कंस्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस होता है। अब फ्रीडम वो है, अगर मैं आपसे पूछूं, कि जहां बिल्कुल भी आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही, आपको जो मन है आप वो कर रहे हो, आप जहां जाना चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो आप वैसे रह पा रहे हो, फॉर यू दैट्स फ्रीडम, राइट। कि बिल्कुल ना हमारे पेरेंट्स हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ना स्कूल की टीचर्स, ना कॉलेज की, मतलब कोई भी हम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस इज फ्रीडम फॉर यू, राइट। बट द क्वेश्चन इज दिस फ्रीडम गुड फॉर अस? We'll answer it later. Second point is expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential। कि हम जो लोग हैं, अगर हम पे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी तो एक हमारी एबिलिटी इंक्रीज होगी कि हम जैसा अपने आप को चाहें वैसे हम एक्सप्रेस कर पाएंगे फ्रीली, बिना किसी डर के। अगर हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो जो कहना चाहेंगे हम वो कह पाएंगे, जैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज कि जब हम पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत पॉजिटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बट अगर आपको, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और आपको कभी बहुत गुस्सा आएगा तो आप वैसे मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करोगे बिल्कुल वेरी बैडली, राइट। सो अगर आप पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे पूरा फ्रीली। बट समवेयर इज इट गुड, लाइक इज इट गोइंग टू बी पॉजिटिव इम्पैक्ट और गोइंग टू पुट समथिंग नेगेटिव इम्पैक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट हमने कह तो दिया है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो जहां पे हम फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, पर क्या ये दोनों पॉइंट जस्टिफाइड है, और क्या इंडिया में ऐसा होता है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। सो दोनों का पॉइंट का आंसर है नो। इंडिया में सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, वो जरूरी है पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। अगर हम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस होंगी नहीं तो वो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस का मतलब हमेशा पॉजिटिवली नहीं होता, नेगेटिवली भी तो हो सकता है। कि फ्रीली आप एक्सप्रेस करते हुए अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, आप मारपीट पे आ रहे हो, तो फ्रीली एक्सप्रेस इतना भी फ्रीली नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मतलब हम फ्रीडम का ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक सही फ्रीडम नहीं होगी। Third point is a free society is that allow all its members to grow even under the minimum restrictions। अब एक सोसाइटी में फ्रीडम का मतलब वो होता है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में फ्रीडम का मतलब है जहां पे मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हो सब पे, तभी सब ग्रो हो पाएंगे। ग्रो तो बिना रिस्ट्रिक्शंस की भी हो जाएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन कि जब आप पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पॉजिटिवली ग्रो होगे। आप कुछ नेगेटिव काम करने से पहले 10 बार सोचोगे क्योंकि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। सो देर विल नेवर बी दैट टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। कभी भी ऐसा नहीं होगा बिल्कुल टोटली रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होनी जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कि आप घर आती फोन देखते हो, अगर आपकी मम्मा आपको ये नहीं बोलेंगी कि फोन मत देखो, पहले पढ़ लो, राइट। या घर आती पढ़ो मत, चलो रेस्ट कर लो, रिलैक्स करो थोड़ा, फोन स्क्रीन टाइम इतना मत देखो, आपका सिर उससे और दर्द होगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस आप पे ना लगाए जाए तो जो आपकी मम्मा कह रही है वो सही कह रही है, आपका सिर दुखेगा, आपको हेडेक होगा, ठीक है। आप घर आते फोन चलाओगे तो स्क्रीन टाइम बढ़ेगा आपका, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ेंगे, और घर आते फोन देखना भी नहीं चाहिए। रेस्ट करो थोड़ी देर और एक फोन का टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पे मुझे बस फोन देखना है, राइट। सो समवेयर वो रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, वरना आप अनलिमिटेडली एक्सेस करोगे अपने फ्रीडम का, जिससे आप ही को लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, उसका रिजल्ट आप ही को फिर सहना पड़ेगा। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हो। सो व्हाट इज फ्रीडम में हमने 2 पॉइंट ऊपर बताया कि एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन जिसमें बिल्कुल भी ऐसी, सॉरी, ऐसी फ्रीडम
जिसमें बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो वो दोनों तो नहीं चल सकती और इंडिया में वो है भी नहीं और वो अच्छी बात है। और फिर हमने वो 2 पॉइंट बताए जो असली मीनिंग है फ्रीडम का, कि जहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ऐसा नहीं है, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होगी, और तभी हम सब पॉजिटिवली ग्रो कर पाएंगे एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ सोसाइटी एज अ होल, तब भी हम अच्छा ग्रो कर पाएंगे पॉजिटिवली। Okay, the next point is the sources of constraint. So basically, it's the next topic. Basically, I guess it's 2.3 topic. अब the sources of constraints क्या है? अब constraint मतलब मैंने आपको बताया था restrictions. अब restrictions लगती कहाँ से? उसके sources क्या है? मतलब कोई तो हम पे restrictions लगाता होगा। हमने ये समझ लिया कि हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, ठीक है, तभी हम पॉजिटिवली ग्रो कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्शंस लगना जरूरी है, लेकिन मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस, राइट। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस हम पे लगाएगा कौन? वो सोर्सेस क्या है, कौन हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा? सो सोर्सेस है गवर्नमेंट एंड रूलर। अब इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। अगर एक ऐसी कंट्री है जहां पे कोई रूलर है, राइट, मोनार्की सिस्टम है, तो वहां पे वो रूलर आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। लेकिन जब रूलर आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो देयर इज नो गारंटी कि वो आपके अच्छे के लिए लगा रहा है या खुद के फेवर को देखते हुए लगा रहा है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए लगा रहा है। सो अगर वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए लगा रहा है आप पे रिस्ट्रिक्शंस, तो वो फ्रीडम एक नेगेटिव फ्रीडम है, फिर वो अच्छी फ्रीडम नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो तो आपके ऊपर लॉज वगैरह को थोपना हो गया, राइट, विच इज नॉट अ गुड फ्रीडम। लेकिन अगर कोई ऐसे गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जैसे कि इंडिया में, तो आप पे रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाएंगी वो बहुत सोच कर लगाई जाएंगी। वो गवर्नमेंट अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख के ना लगाते हुए आपके इंटरेस्ट को देख के इम्पोज करेगी आपके ऊपर और आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स कि एक्सटर्नल कंट्रोल्स तो आपको, जैसे आपके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल्स कौन लगाते हैं? आपके पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स लगाती हैं, आपके पेरेंट्स पे आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स लगाते हैं। एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी अगर हम देखें, हम जिसका पार्ट है, तो वहां से भी हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, राइट। गवर्नमेंट हम पे कुछ पॉलिसीज बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल चोरी का स्टार्टिंग से लेके गई हूँ, अगर वो किसी ने करी तो एक लॉ है ना कि अगर आपने चोरी करी तो आपको जेल होगी। सो वो एक रिस्ट्रिक्शन ही तो हुआ। जो लॉ बनते, पॉलिसीज बनती, वो एक पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ही तो है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन ऑल द वे वो एक रिस्ट्रिक्शन ही तो है, जो हमें बाउंड करते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी वरना इतने साल की जेल है, राइट। सो अगर एक अच्छी गवर्नमेंट है तो वो तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, क्राइम कम से कम हो इसका ध्यान रखेगी, राइट। लेकिन अगर एक रूलर है, सो वी कांट से वो रूलर अच्छा रूलर है तो अच्छा होगा, अगर बुरा रूलर है तो फिर आपके ऊपर वो बुरा असर दिखेगा, फिर वो एक अच्छी फ्रीडम नहीं कहलाएगी। सो सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट में यही है कि सोर्सेज दो होते हैं, एक्सटर्नल, एक गवर्नमेंट, एक रूलर है। और अगर आपको छोटे लेवल पे इसको समझना है तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, हम ऐसे समझ सकते हैं। Now, if the government is, जैसे मैंने अभी आपको बताया, if the government is a democratic one, then it will impose only necessary restrictions and will protect the freedom of people and interest of people. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट। अब हमने ये पढ़ लिया कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, हमने ये पढ़ लिया रेस्ट्रिक्शंस कहाँ से लगाई जाती हैं, सोर्सेस, पर अब लगाना क्यों है, जरूरी क्यों है। अब इस टॉपिक को वैसे मैं ऑलरेडी सेकंड टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों जरूरी है, ताकि हम पॉजिटिव वे पे चलते रहे, बट स्टिल और अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक में ये क्यों जरूरी है रेस्ट्रिक्शंस लगाना। सो दैट सोसाइटी वॉन्ट गेट इन टू क्योज, क्योज यानी कि बिल्कुल मेस, बिल्कुल फिश मार्केट ना बन जाए, ताकि हमारी सोसाइटी की वहां पे इतना मतलब क्राउड लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है सो दैट कि हम ये पता कर सके सही क्या और गलत क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर सके। यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है और पॉइंट, और आपकी बुक में भी नहीं थे, बट जो पॉइंट मैं अभी बोल रही हूँ ना, वेरी जनरल पॉइंट है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कशंस, कि हम डिस्कस करें, डिबेट करें, मे बी मेरे किसी पॉइंट से आप एग्री ना करते हो, आपकी किसी पॉइंट से मैं एग्री ना करती हूँ, इट कैन हैपन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कशंस, ये नहीं कि आप एक इंसान को सुनते जा रहे हो। सो इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो आप मुझे बता सकते हो कि आपके क्या पॉइंट्स हैं। सो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट्स? तो रिस्ट्रिक्शन हमें इसलिए भी चाहिए ताकि हम राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। थर्ड थिंग, हम डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सके। फोर्थ थिंग, हम एक जस्टिस प्रोवाइड कर सके सबको, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट, क्योज क्रिएट ना हो, ताकि मेस क्रिएट ना हो सोसाइटी में, ऐसा ना हो, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, सब पीपल में, लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वो जो डिफरेंसेस है उसके कारण क्या होता है, जो लोग हैं वो रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल पीपल अराउंड अस आर रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस, फ्रॉम सीरियस टू द ट्राइबल। वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कोई सीरियस से सीरियस इशू हो जाए,
या कोई ट्राइबल छोटा सा इश्यू हो तो वो लड़ने के लिए बिल्कुल ऐसे रेडी रहते हैं। सो हमें मेक श्योर करना है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो हम लड़ाई झगड़े कम होंगे, केओस कम होगा, मेस थोड़ा है जो कम होगा, फिश मार्केट नहीं बनेगी हमारी सोसाइटी। अब ये कैसे हम मेक श्योर करें कि क्या रिस्ट्रिक्शंस पुट करनी है, क्या रिस्ट्रिक्शंस, कितनी मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, हमें कैसे मेक श्योर करें, हमें कौन बताएगा ये, जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए अप्लाइबल हो, जो सबके ऊपर हो अप्लाई। सो हेंस इसलिए वी नीड अ मैकेनिज्म, तो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, और वो मैकेनिज्म क्या है हमारे इंडिया में, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर लिखा है कि कितनी रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगाई जाएंगी, क्यों लगाई जाएंगी, विद रीजंस, आर्टिकल्स लॉज बने हुए हैं, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया हुआ है कि किस पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए और लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को भी देखते हुए। तो वो एक मैकेनिज्म है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये पढ़ लिया कि फ्रीडम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगानी है, अभी हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन क्यों लगानी है, कहाँ से लगती है, सोर्सेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जहां पे सब कुछ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जॉन स्टॉर्ट मिल, इन्होंने लिबर्टी के ऊपर एक ऐसे लिखा है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा है हार्म प्रिंसिपल को। नाउ व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल? Harm principle is divided into two parts. The first part is self-regarding and another part is other regarding. अब सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो एक दूसरे से दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि अंडर हार्म प्रिंसिपल किसने एक्सप्लेन करा है? जॉन स्टॉर्ट मिल ने। कहाँ पे? अपने ऐसे ऑन लिबर्टी पे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। नाउ व्हाट इज सेल्फ रिगार्डिंग? सेल्फ रिगार्डिंग इज जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल पे होते हैं, यानी कि आपने कोई एक्शन करा तो उसका रिजल्ट भी आप ही को भुगतना पड़ेगा, वो होता है सेल्फ रिगार्डिंग, खुद से सेल्फ ड्राइवन एक्शन जिसका रिजल्ट भी आप ही को ही देखना पड़ेगा, वो होता है सेल्फ रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चेयर पे बैठे हो और खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, बहुत सारा खाना, जंक फूड खाए जा रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो 1 महीने तक या बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, ऑब्वियस सी बात है आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट? उसके बाद आप अभी कंप्लेन नहीं कर सकते यार मेरा वेट इंक्रीज हो गया, या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आप ही के कारण हुआ है। आपने बहुत फ्रीली खाया, आपने अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, तो उसका रिजल्ट आप ही को सहना पड़ेगा। तो दैट इज सेल्फ रिगार्डिंग, जिसमें सोसाइटी को कोई असर नहीं हो रहा, सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा आपके एक्शन का। लेकिन एक होता है अदर रिगार्डिंग, जिसमें सोसाइटी पे फर्क पड़ रहा है, आपकी एक्शंस का जो रिजल्ट है वो सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट सोसाइटी को देखना पड़ रहा है, और उससे क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा। सेल्फ रिगार्डिंग में कोई काम आपने करा, सोसाइटी पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। कोई सेल्फ रिगार्डिंग है, आप फ्री हो, आपको जो करना है आप करो, इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अदर रिगार्डिंग में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा। और क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके कोई एक्शन का रिजल्ट जो है वो सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सोसाइटी तो उस पर इंटरफेयर फिर करेगी, राइट? तो वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आ जाता है अदर रिगार्डिंग के अंदर। अब इसके अंदर इट डिपेंड्स कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने चोरी का एग्जाम्पल स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे हैं तो वो ही ले लेते हैं कि कोई चोरी हुई, ठीक है? अब जिस भी इंसान ने चोरी करी, ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी में जिसकी घर में भी चोरी हुई, वो इंसान जो है वो ऑब्वियस सी बात है केस करेगा, केस करेगा तो उसको जेल होगी, तो जितनी भी उसको जेल होगी चोरी के लिए, जितने भी टाइम के लिए वो जेल जाएगा, तो उसको रिजल्ट पे भुगतना पड़ेगा। बट सेल्फ रिगार्डिंग में नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सोसाइटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अदर रिगार्डिंग में आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके एक्शन से सोसाइटी के साथ कुछ बुरा हुआ, नुकसान हुआ, सोसाइटी को इफेक्ट हुआ, तो सोसाइटी भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो आपको देगी। आप कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, तो वो वाला फॉर्मूला अदर रिगार्डिंग में अप्लाई होता है। अब इसमें भी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइनर हार्म हुआ है, तो जॉन स्टॉर्ट मिल, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था, जिन्होंने ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी पे, वो बोलते हैं अगर माइनर हार्म हुआ है सो जरूरी नहीं है कि आप लॉ को यूज करो, या राइट, आप उसके अगेंस्ट केस करो ही करो। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत लाउड स्पीकर पे, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत लाउड स्पीकर पे गाने सुन रहा है, और वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है, और ऐसा एक ही दिन हुआ है या बस 2 ही दिन हुआ है, बार बार नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको सोसाइटी के इवेंट्स में काउंट मत करो, सोशल डिसअप्रूवल कर सकते हो, बेसिकली उस इंसान से सोशली डिसअप्रूवल आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप केस करो ना करो, बट इस चीज के लिए, या कोई और ऐसी छोटी सी चीज किसी ने की हो, राइट, पार्किंग को लेकर लड़ाई हो जाती है, गाड़ी के पार्किंग को लेकर, वो इतनी छोटी चीज है कि आप उसमें सोशली फिर उस इंसान से कट कर लो अपने आप को कि मत करो बात आप, ठीक है, आपकी नहीं जम रही तो जो भी आपकी लड़ाई हुई है, ये पार्किंग और ये छोटे मोटे इश्यूज के लिए आप
लो को यूज करना चाहो तो कर सकते हो, यू हैव राइट, बट मिल कहते हैं कि छोटे छोटे चीजों के लिए, माइनर हार्म के लिए आप सोशल डिसअप्रूवल करना प्रेफर करो, एंड कोई मेजर हार्म होता है फिर आप लो को कंसिडर करो। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मिल कहते हैं लास्ट पॉइंट पे, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि अगर कोई मेजर हार्म हुआ है तो भी मेक श्योर कि उसको रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि उसकी जो सजा है वो रिजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कोई गुनाह करा है, जैसे कि चोरी का गुनाह करा है, अगर मान लो उसको आप सजा दे रहे हो फॉर आई डोंट नो कितनी मिलती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 मंथ्स, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 महीने की उसको सजा मिली। लेकिन सेम अगर मान लो किसी ने मर्डर करा या कुछ, उसको भी मान लो आप 5 महीने की दे रहे हो, तो वो तो जस्टिफाइबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। दोनों को सजा अलग अलग, सबके लिए नहीं कि आप एक ही सजा दे रहे हो। जिसने जितना हार्म करा है सोसाइटी को, उसको उस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, राइट। अगर किसी ने इतना ज्यादा इंटेंस हार्म नहीं करा है तो उसको ये नहीं कि आप 10 साल के लिए जेल में डाल रहे हो, राइट। तो सबके लिए अलग अलग, और हमारे इंडिया में ऐसे ही होता है कि सबके लिए अलग अलग, मतलब जिसने जितना हार्म करा, जिसकी 5 महीने की सजा उसकी 5 महीने होती है, जिसकी 10 साल की उसकी 10 साल की होती है, जिसकी उम्र कैद है उसकी उम्र कैद होती है। ऐसा नहीं कि हमने सबके लिए इक्वालिटी, जैसा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि यहाँ यही इक्वालिटी है यहाँ पे, दैट जिसने जितना गुना करा वो उतनी सजा भुगतेगा, ठीक है। हियर वी कांट से कि इट्स इनइक्वल, इट्स नॉट इनइक्वालिटी, इट्स द पार्ट ऑफ इक्वालिटी ओनली। सो ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करी है हमारे मिल साहब ने। नाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, मोस्ट प्रोबेबली इट्स द लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में आपको साथ साथ समझाते हुए समझा ही दिया है कि ये होता क्या है। नाउ लेट्स सी नेगेटिव। नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल है जो फ्री होता है, उसे जो करना है वो करे, कोई भी इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, आपको जो करना है करो, ठीक है। कैन लीड टू अ नेगेटिव आउटकम इन द सोसाइटी। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट हो सकता है, जैसे आपने चोरी करी, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी तो आपने चोरी कर ली, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने, आपका मन था आपने करी, ठीक है। लेकिन उससे इफेक्ट पड़ा सोसाइटी को। अब क्योंकि अब सोसाइटी को इफेक्ट पड़ा तो आपके ऊपर केस होगा। अब ये एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, राइट। तो जिसके घर में भी चोरी हुई उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था आपका, तो एक नेगेटिविटी फैलाता है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता है। सो दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, जिससे हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कुछ सिर्फ नेगेटिव आउटकम ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में एक इंडिविजुअल पे थोड़ी बाउंडेशंस होती है, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, और ये रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो हमारी सोसाइटी जो है उसमें डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर आप पे थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है तो आप इतने खुल के फ्रीली चीजें नहीं कर पाओगे, नेगेटिव चीजें खासकर। तो उससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी नेगेटिव तरफ नहीं जाएगी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी। सो हमारे पॉजिटिव लिबर्टी है जो कंसर्न है विद द ग्रोथ ऑफ बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। इंडिविजुअल पे थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ही सोसाइटी एज अ होल हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल से तो बनती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम इंडिविजुअल पे रेस्ट्रिक्शंस को लगाते हैं पर नेगेटिव में नहीं लगाते। पॉजिटिव लिबर्टी में हम इंडिविजुअल की ग्रोथ और सोसाइटी की ग्रोथ पे फोकस करते हैं, पर नेगेटिव लिबर्टी में ऐसा नहीं हो पाता, उसमें नुकसान ही होता है सोसाइटी का भी, इंडिविजुअल का भी, उससे डेवलपमेंट नहीं होती। पर पॉजिटिव में डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, बट मेक श्योर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस, ओके। लास्ट टॉपिक इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वेरी इजी टॉपिक, हमने ये फर्स्ट बुक में भी कवर किया था चैप्टर 2 में। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल वैल्यू है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वर्ड एक्सप्रेशन से क्या समझ आ रहा है कि एक्सप्रेशन यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, राइट, पीओवी मींस पॉइंट ऑफ व्यूज को, या अपने थॉट्स को। लेकिन अगेन मैंने आपको इस पूरे चैप्टर से हमें ये समझ आ गया कि फ्रीडम कुछ थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती है, राइट। हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शंस कैसी दिखती है, फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शंस कैसी दिखती है। तो हमने एट द एंड ये कंक्लूजन निकाला कि फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शन ही अच्छी है। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी फिर हम रिस्ट्रिक्शंस को लेके आएंगे, क्योंकि हमने खुद एक्सेप्ट करा है कि फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शंस ही अच्छी है, उसी के आउटकम अच्छे हैं। सो हम सब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी पुट करते हैं कि हम ऐसा नहीं कि फ्रीली अगर हम एक्सप्रेस करने आ गए तो हम बहुत बैडली अब्यूज कर रहे हैं, ये वो नहीं। इसलिए थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, सो दैट अपने आप दायरे में रहकर आप अपने थॉट्स को एक प्रेजेंटेबल तरीके से एक्सप्रेस करो, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, राइट।
एंड सो या सम रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर भी होती है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था और आप हमने मतलब हमें ऑलरेडी चैप्टर पता है, हम बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक्स। तो ऐसा नहीं कि आपको जो बुक में आपको वही लिखना है, ठीक है। समवेयर मेरे को पता लगा कुछ स्कूल में टीचर्स कहती हैं कि मेरे को नोटबुक के आंसर चाहिए या मेरे को ये आंसर नहीं चाहिए, या अगर आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिखो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है इम्परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैंने खुद ऐसा केस देखा है, मेरे स्कूल में नहीं था बट किसी बच्चे से सुना। सो आई जस्ट वांट टू से कि पॉलिटिकल साइंस इज समथिंग जिसके अंदर आप फ्रीली अपने पॉइंट्स को रख सको, ठीक है। इट्स नॉट कि जो बुक में आप वही लिखोगे, बुक के अलावा उसी सेम टॉपिक के बारे में दुनिया बहुत कुछ हमें ज्ञान दे देती है। सो अपने जनरल व्यूज आप रखो विच इज मोर देन गुड, एंड वो अप्रिशिएट करा जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा भी। एंड आप बोर्ड्स में कभी भी कॉपी चेक होती है, वहां पे ऐसे वो नहीं करते हैं, ठीक है। जितना मुझे नॉलेज है, मुझे पता लगा है कि बोर्ड्स में वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी नॉलेज, आपको कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये नहीं कि किसी मैम की कॉपी का आंसर आपने लिखा कि नहीं लिखा, उन्हें नहीं पता कि आपने कॉपी में क्या नोट्स बनाए हैं। सो मेक श्योर कि आप ये रट्टाफिकेशन वाली चीज से थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रखो। और कॉन्सेप्ट क्लियर होता भी है बट दिमाग में ये होता है कि 4 पॉइंट लर्न कर लिए वही लिखाते हैं। अगर आप लर्न करते हो थोड़ा बर्डन भी होता है कि यार मैं भूल ना जाऊं, रिवाइज रिवीजन करने का। पर कोई चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहां रिवीजन करने का ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो यहाँ परमानेंटली है। सो ट्राई करो खुद से बना के आंसर्स लिखो और अच्छे लगेंगे। एंड लेट मी नो कि आपकी टीचर्स भी क्या ऐसा कहती हैं कि कॉपी वाला आंसर ही लिखना है या बुक वाला ही लिखना है, या ये इम्परफेक्ट एग्जाम्पल है जस्ट बिकॉज कोई आप लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल लिख देते हो इंस्टेड ऑफ बुक में गिवन कोई परफेक्ट प्रेजेंटेबल आंसर नहीं लिखते जो अच्छा साउंड करे। राइट, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप बना के खुद से ऑन द स्पॉट कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई फिक्शनल एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ऑन द स्पॉट, इमेजिनरी सीन को क्रिएट करते हुए। बस आपको यही तो अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होता है टीचर को कि योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक प्रेजेंटेबल और बहुत ही अच्छा सुनने वाला एग्जाम्पल ही दो, राइट। सो या विद दिस आई जस्ट एंड माई वीडियो हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।